हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आज 12 दिसंबर है तो 12 दिसंबर के दिन करंट अफेयर्स की कुछ डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। हमारी जो रेगुलर क्लास होती है सुबह 6 बजे होती है, जिसमें हम क्विज करा करते हैं, तो प्लीज उसको देखना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था से लेकर राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जनसंख्या और विकास पहल में भागीदार, ये वर्ड जो है, सेंटेंस जो है वो चर्चा में क्यों रहा है ये देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री ने जनसंख्या और विकास भागीदारों, पार्टनर्स इन द पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित अंतर मंत्रालय सम्मेलन को डिजिटल रूप में संबोधित किया। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? उद्देश्य, यह एक अंतर सरकारी पहल है जिसके गठन का उद्देश्य विशेष रूप से प्रजनन, स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में दक्षिणी दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना है तथा इसमें सुधार भी करना है। लॉन्च किया गया है कब? पीपीडी जनसंख्या और विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1994 में तब लॉन्च किया गया था जब काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, या कायरो उसको बोलेंगे, कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन को लागू करने में सहायता हेतु एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 10 विकासशील देशों ने एक अंतर सरकारी गठबंधन को तैयार किया था। काहिरा कार्यक्रम क्या है? काहिरा कार्यक्रम में 179 देशों द्वारा समर्थित है। इन देशों के अंदर और उनके बीच प्रजनन, स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन ऑफ द हेल्थ एंड परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के अनुभवों का आदान प्रदान कर विकास को बढ़ावा देने हेतु एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। तो यहाँ पर इनका मेन काम ये है कि भाई जो विकासशील देश है वहाँ की हम जनसंख्या को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे कंट्रोल करना है, और हम उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, इन चीजों को साझा करना सभी देशों के साथ में। सदस्य देश, ये 27 विकासशील देशों का गठबंधन है। भारत भी इसका एक सदस्य है। सचिवालय इसका कहां पे है? ढाका में है, बांग्लादेश। जीव विज्ञान और पर्यावरण के टॉपिक को भी देख लेते हैं। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 की बात करी जाती है, तो ये चर्चा में क्यों था? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020, या फिर इसको बोलेंगे एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यूएनईपी की वार्षिक रिपोर्ट अनुमानित उत्सर्जन और स्तरों के मध्य अंतर को मापती है ताकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। मुख्य बिंदु क्या है ये देख लेते हैं। वर्ष 2019 के लिए विश्लेषण, रिकॉर्ड उच्च ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन। यदि रिपोर्ट में किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार तीसरे वर्ष ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, तो यहाँ पे हमको फुल फॉर्म मिल गया GHG का, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2019 में बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड स्तर 59.1 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस प्लस भूमि उपयोग में आया परिवर्तन पर पहुंच गई है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इनके उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये यहाँ पे स्टडी की गई थी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं जो कि वैश्विक GHG उत्सर्जन में धीमी वृद्धि को दर्शाते हैं। हालांकि आर्थिक विकास और विकास संगठन अर्थव्यवस्थाओं में GHG उत्सर्जन में गिरावट आ रही है, जबकि गैर ओएड जो कंट्रीज हैं उनकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है ये, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक संस्था है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, स्टॉकहोम में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक में। इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना,
पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। यूएनईपी पर्यावरण संबंधी समस्याओं की तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो उत्प्रेरक से मतलब यहाँ पे ये कि इसको एक्साइटेड करता है कि भाई इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और आपके पास अगर समस्या है, पर्यावरण संबंधित कोई बातें हैं, कोई परेशानियां हैं, तो उसको आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में ये सलाह देता है। यूएनईपी एक अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कार्य भी कर चुका है। मुख्यालय इसका कहाँ पे, इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है, केन्या में। प्रमुख रिपोर्ट उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, विश्व पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्टमेंट इनटू हेल्दी प्लैनेट्स, ये सारी जो रिपोर्ट हैं ये लॉन्च करा करता है ये। मुख्य अभियान क्या क्या है इसके, बीट प्रदूषण, UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर वाइल्ड फॉर लाइफ। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, इसके बारे में देखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की देखते हम चर्चा में क्यों रहा है ये। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने वियतनाम के हनोई में ऑनलाइन आयोजित 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लिया। यह बैठक जो है फोरम की स्थापना का 10वां वर्ष होगी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान जिसको बोला जाता है, एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों में बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। मुख्य बिंदु क्या है इसके, आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बारे में जानकारी देख लेते हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी, 2007 में सिंगापुर में आयोजित ADMM की दूसरी बैठक में ADMM प्लस के गठन की बात की गई थी। ADMM प्लस की बैठक का आयोजन वर्ष 2010 में हनोई वियतनाम में किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, ADMM प्लस आसियान और उसके 8 संवाद सहयोगी देशों की सुरक्षा संबंधी रणनीति संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। सदस्यता देखते हैं। वर्तमान में ADMM प्लस में 10 एशियान सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल है। इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं मोरक्को ने। संयुक्त अरब अमीरात, UAE, बहरीन और सूडान ने इजराइल के साथ दशकों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर शांति समझौता किया। मध्य पूर्व के देश इजराइल के लिए इस साल घटनाक्रम तेजी से बदला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों घटनाक्रमों की तरह इस बार भी इस मामले में कई घोषणाएं की हैं। दोस्तों, ये हमने देख लिया 12 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, इनको हमने डिटेल में यहाँ पे करंट अफेयर्स को थोड़ा सा एनालिसिस किया। हो सकता है कि थोड़ा सा टॉपिक्स कम हो, परंतु मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ चुनिंदा टॉपिक को ही चुनकर लेकर आया हूँ, जिससे कि हमको परेशानी ना हो, और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम स्टडी कर रहे हैं। हमारी जो रेगुलर क्विज वाली क्लास है वो सुबह 6 बजे होती है, तो ध्यान रखिए उसको आप अटेंड करना मत भूलिए। थैंक यू।